हेलो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बोल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। इसको हम BWP भी बोलते हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी? ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेट टू हैव बोल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। कोई भी मीट्रिक स्पेस बोल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा यदि उसका कोई भी इनफाइनाइट आप सबसेट उठाओ, उस इनफाइनाइट सबसेट के पास क्या होना चाहिए? एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। उस इनफाइनाइट सबसेट के पास क्या मिलना चाहिए? एक लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए। तो हम कह देंगे कि उसके पास क्या होगा? बोल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद कह रहा है सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस क्या होगा कि कोई भी मीट्रिक स्पेस आपके पास सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कहलाएगा यदि हर सीक्वेंस के पास क्या हो? एक हर सीक्वेंस कंटेन करे एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को। कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का मतलब आपके पास कोई सीक्वेंस दी हुई है, कोई भी AN सब सीक्वेंस दे रखी है आपके पास। तो यहाँ से मैं A2N उठा लूँ तो A2N मतलब यहाँ से जैसे AN है तो AN क्या आएगी? A1 A2 A3 से लेके कहाँ तक यूँ चलती चली जाएगी। A2N फिर क्या हो जाएगा? A2 A4 A6 A8 ये भी यूँ चलती चली जाएगी। भाई सब सीक्वेंस भी तो एक सीक्वेंस होती है, तो टर्म्स तो इसमें भी क्या होंगी? इनफाइनाइट सी होंगी। तो ये A2N जो है ये क्या कहलाएगी? एक सब सीक्वेंस कहलाएगी। यदि एक सीक्वेंस अपने पास एक ऐसी सीक्वेंस रखे जो एक ऐसी सब सीक्वेंस रखे जो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट हुआ तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। अब जैसे कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के, जैसे मान लिया मैं एक सीक्वेंस रख रहा हूँ कि A1 A2 से लेके AN तक जाएगा और फिर आगे टर्म्स होती गई P और सारी P हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सीक्वेंस जो है ये किस पे कन्वर्ज करेगी? जाके P पे कन्वर्ज करेगी। कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी सभी टर्म्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, या फिर यूं कह दें कि बाकी जितनी भी टर्म्स बची उनका डिफरेंस, किसी भी टर्म्स का आपस में डिफरेंस करें तो वो क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो वो क्या करेगी? उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। यही होता है ना कि AN माइनस AM का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू M। सॉरी, फॉर ऑल M ग्रेटर देन इक्वल टू N। हर M के लिए जो N से बड़े हैं, तो N तक छोड़ के हमने बाकी जितने भी बचे वो सारी के लिए क्या हो जाएगा? एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करा लो। एक नेचुरल नंबर मान लिया N, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है आपके पास कि N बिलोंग्स टू N, नोट कर लो N नोट बिलोंग्स टू N, कि N नोट तक तो ये हो गई टर्म्स कि N नोट से बड़ी जो भी आएंगी, और हर N के लिए क्या हो जाएगा? ये आपके पास इन दो टर्म्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन। मतलब P माइनस P करेंगे, कोई भी टर्म उठाओ आगे सारी P है, तो किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस क्या आएगा? लेस देन एप्सिलॉन। तो वो उस पॉइंट पे क्या कर जाएगी? कन्वर्ज कर जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, प्रूव डैट द इनफाइनाइट डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एक्स टी इज नाइदर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नोर पजेस द BWP। ये कह रहा है कि एक एक्स टी कोई मेट्रिक स्पेस है, वो ना ही सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, ना ही वो पजेस करता है BWP बोल्जानो वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो हमने एक इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस बनाया विद डिस्टिंक्ट टर्म्स। तो आपको सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट के लिए क्या दिखाना है? एक सीक्वेंस उठाओगे, एक सीक्वेंस मानी हमने इन डिस्टिंक्ट टर्म्स की। अभी सीक्वेंस के अंदर क्या होंगी? इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। तो इनफाइनाइट टर्म्स की एक सीक्वेंस बनाई हमने। अब देखो, इनफाइनाइट टर्म्स की अगर डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं और इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो एक सीक्वेंस बनाई, तो इसके पास सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इससे कोई भी सब सीक्वेंस उठाऊंगा। जैसे मान लिया मैंने उठाई आपके पास यहाँ से A2N उठा ली, या फिर A3N उठा ली, या फिर A4N उठा ली, तो इसका मतलब क्या होगा? A2N कौन सी बन जाएगी? A2 A3 A4 A6 A8 ये वाली बन जाएंगी। अब 3 के मल्टीपल आ जाएंगे, यहाँ पे 4 के मल्टीपल आ जाएंगे। तो ये सारी क्या है? सब सीक्वेंस है किसकी? AN की। अब AN की सब सीक्वेंस है, तो देखो जब AN के पास ही सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं, तो A2N के पास, ये भाई यहाँ पे तो सारी टर्म्स थी, A1 भी थी, A2 भी थी, A3 भी थी, A4 भी थी, ये सारी डिस्टिंक्ट हैं। तो A2N के पास भी क्या होंगी? सारी डिस्टिंक्ट टर्म। इसके पास भी क्या होंगी? सारी डिस्टिंक्ट टर्म। इनके पास भी क्या होगी? सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगी। अब डिस्टिंक्ट टर्म है तो कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी, मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के अगर वो एक टर्म पे जाके सारी एक टर्म हो जाती हैं, सारी टर्म्स इक्वल हो जाती हैं, तो उस पर कन्वर्ज करती। लेकिन जब सारी डिस्टिंक्ट हैं तो किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि इनके पास कोई भी कन्वर्जेंट, इस AN के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, तो ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी नहीं है। यही कह रहा है कि आपके पास x हैविंग डिस्टिंक्ट टर्म्स, तो देन एनी सबसीक्वेंस ऑफ AN की कोई भी सबसीक्वेंस उठाओ विल आल्सो कंटेन डिस्टिंक्ट टर्म। जब AN के पास सारी डिस्टिंक्ट है तो उससे कोई भी टर्म उठाओगे तो वो भी सारी क्या होंगी? डिस्टिंक्ट ही होंगी। बट ए सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी करती हैं इफ
इट इज़ ऑफ द टाइप, ऐसे हो मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म्स क्या करें, रिपीट करें। इसका मतलब हुआ इफ़ इट हैज़ ऑल टर्म्स इक्वल एक्सेप्ट द फाइनाइट टर्म्स, तो उस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी टर्म डिस्टिंक्ट है तो कोई भी सेम पॉइंट आएगा ही नहीं। तो ए एन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सो एक्स टी इज नॉट सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट। अब सीक्वेंस इसी से समझते हैं कि एक सीक्वेंस आपके पास दी हुई है वो लिमिट पॉइंट कब रखती है अपने पास। कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाओगे तो यहाँ से मैंने इनफाइनाइट सबसेट उठाया, ये आ गया A1 A2 A3 A4, ये एक सीक्वेंस उठा ली रेंज ऑफ एन, रेंज ऑफ एन ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से जब इनफाइनाइट सबसेट उठाया तो ये सारी टर्म डिस्टिंक्ट है। कोई भी पॉइंट लूँगा उसकी नेबरहुड में सिर्फ वो अकेला ही पॉइंट आएगा, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं आएगा। लिमिट पॉइंट तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब हर नेबरहुड के पास उस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ A1 की नेबरहुड लूँगा तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A1 की नेबरहुड में सिर्फ A1 ही आएगा, A2 की नेबरहुड में सिर्फ A2 ही आएगा, A3 की नेबरहुड में भाई एवरी नेबरहुड की बात हो रही है तो मैं तो छोटी वाली लूँगा ना, सिर्फ एक ही पॉइंट आया इसके अलावा कोई नहीं आया तो इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इनफाइनाइट सबसेट था, इनफाइनाइट सबसेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे ये पजेस नहीं करेगा क्या, BWP। ये एग्जाम्पल भी पढ़ लो भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल है। शो डैट आर विद यूजुअल मीट्रिक डी इज नाइदर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नोर पजेस द BWP। ये कह रहा है कि आर है वो यूजुअल मीट्रिक स्पेस डी से, वो ना तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है और ना ही वो BWP पजेस करता है। तो आर पहले सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब नहीं होगा, जब आर का मैंने आर से एक सबसेट उठाया एन, एन कोई सीक्वेंस उठाई मैंने, एन उठा ली, एन बराबर 1 2 3 4, ये एक तरीके से नेचुरल नंबर का सबसेट भी बोल सकते हो आर का। लेकिन एक सब सीक्वेंस उठाई, इस सीक्वेंस के पास क्या कोई सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी, कोई भी नहीं होगी क्योंकि जब एन खुद ही कन्वर्जेंट नहीं है तो उसके पास ऐसे सब सीक्वेंस मिलेगी कहाँ से जो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठाओ, ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी क्योंकि उसके पास भी सारी टर्म्स कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट होंगी मतलब कोई भी फाइनाइट टर्म के बाद रिपीट नहीं हो रही है, टर्म रिपीट नहीं हो रही है तो वो भी क्या नहीं मिलेंगी, नॉट कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब आ जाओ एक तरीके से तो वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये एक क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है और आपको पता है नेचुरल नंबर के सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। अब कोई लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये BWP भी पजेस नहीं करेगा। सिंपल सी बात है वही कि नेचुरल नंबर में जो भी मैं पॉइंट लूँगा हर पॉइंट की नेबरहुड के पास उसके अलावा एक पॉइंट और आना चाहिए कम से कम, तभी लिमिट पॉइंट बनता है। तो देखो 1 की नेबरहुड में 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, जब ये नेबरहुड ली मैंने इसमें सिर्फ 1 ही आएगा और कोई पॉइंट नहीं आ रहा है इस सेट का तो ये लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इसी तरह 2 की नेबरहुड में सिर्फ यही आएगा, 3 की नेबरहुड में सिर्फ यही आएगा, 4 की में भी आएगा, आगे चलते जाओ हर एक पॉइंट की नेबरहुड में सिर्फ वो अकेला पॉइंट आ रहा है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आर डज नॉट पजेस द BWP। नेक्स्ट आता है आपके पास काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसिस। काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसिस क्या होता है, ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर। जो भी काउंटेबल ओपन कवर होगा उसके पास क्या मिले, एक फाइनाइट सब कवर। कॉम्पैक्ट का तो सीधा सीधा है, कोई भी ओपन कवर है उसके पास क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट सब कवर। यहाँ पे बस काउंटेबली वर्ड लग गया तो हमने काउंटेबल ओपन कवर बोल दिया, तो काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स हैज ए फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, क्या कह रहा है, ए मीट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द BWP। कोई भी मीट्रिक स्पेस है वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा यदि उसके पास क्या होगी, BWP। और कन्वर्स पार्ट यदि उसके पास BWP हुआ तो वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी होगी। तो देखो BW का मतलब है कि कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाऊंगा मैं, एक तरीके से मैं वो सीक्वेंस ही मान लेता हूँ क्योंकि वो इनफाइनाइट सबसेट तो होगा ही होगा। कोई भी इनफाइनाइट सब सीक्वेंस उठाऊंगा उसके एक इनफाइनाइट सबसेट उठाऊंगा उसके पास क्या होना चाहिए, एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। तो पहले मैं मानता हूँ कि लेट द मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। मैं दिखाऊंगा इसके पास क्या रहेगी, एक BWP रहेगा। BWP दिखाने के लिए मेरे को एक इनफाइनाइट सबसेट उठाना पड़ेगा एक्स टी का। तो मैंने माना कि लेट ए बी एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। ए कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है किसका, एक्स का। अब ए इनफाइनाइट सबसेट है एक्स का, एक्स डी सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट है, सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो एक्स डी की जो भी मैं सीक्वेंस उठाऊंगा उसके पास पक्का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी। तो मैंने माना कि लेट ए एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए एन कोई भी सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए की। अब सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो ए एन के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी, जैसे A2n A3n A4n कोई ना कोई तो मिलेगी। तो जर्नल मैंने मान लिया क्या, ANI। तो दिस सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ANI
हुज लिमिट्स इज ए से, मतलब ए एन आई अब कन्वर्जेंट है तो पक्का कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद ये जाके ए पे क्या कर रही होंगी, कन्वर्ज कर रही होंगी। तो मैंने बोला ए एन आई उठेंगी कहाँ से, ए एन से, क्योंकि ए एन की ही तो सबसिक्वेंस थी तो इसी के पॉइंट्स होंगे। तो ए एन आई ए एन के अंदर कंटेन होगा, और ए एन कहाँ से था, ए से था, जो इनफाइनाइट सबसेट ए था वहाँ से उठाई ये सीक्वेंस सारी सारी टर्म्स, तो ए के अंदर कंटेन होगा। एंड ए एन आई कहाँ कन्वर्ज करेगा, ए पे कन्वर्ज करेगा। ए पे कन्वर्ज करने का मतलब हुआ क्या कि ए एन आई के अंदर ऐसी टर्म्स आई कि कुछ फाइनाइट टर्म्स, मैंने यहाँ तक की पॉइंट्स यहाँ के तक की टर्म छोड़ दी, जैसे ए एन वन ए एन टू से लेके ए एन एन यहाँ तक की टर्म छोड़ने के बाद सारी टर्म्स जाके किस पे जा रही हैं, ए पे जा रही हैं, तभी तो कन्वर्ज करती हैं कि सारी टर्म्स किस पे कन्वर्ज करेंगी, ए पे करेंगी। और ये ए कितनी बार आ रहा होगा, आगे हर बार ए ही आ रहा होगा, मतलब सारा ए इनफाइनाइट बार आ रहा होगा। तो इन टर्म्स को छोड़ के जब मैं इस पॉइंट पे, ये एक सबसेट उठाया मैंने, इनफाइनाइट सबसेट उठा लिया ये एक, इस इनफाइनाइट सबसेट की जब मैं बात करूंगा तो इन पॉइंट्स को छोड़ के जब मैं इस पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट लिया, ए की नेबरहुड में ये ए कितनी बार आ रहे हैं, इनफाइनाइट बार, तो ए के कितने पॉइंट्स आ गए, इनफाइनाइट पॉइंट आ गए। या ये भी कह सकते हो कि इस ए की नेबरहुड में इस ए के अलावा दूसरा ए भी आ गया। भाई ए इनफाइनाइट बार आ रहा है तो कितनी टर्म्स हो गई, इनफाइनाइट टर्म्स हो गई ना, तो कम से कम एक पॉइंट तो ज़्यादा हो ही गया, तो ए क्या कहलाएगा, इसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। यूँ भी कह देते हैं हम कि कोई टर्म अगर इनफाइनाइट बार रिपीट हो रही है किसी सीक्वेंस में तो वो सीक्वेंस का क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। एक ही बात है, वो इसलिए है क्योंकि जब मैं ए की नेबरहुड लूंगा ए माइनस एप्सिलन, तो ए प्लस एप्सिलन इस ए के अलावा और बाकी तो ए आएंगे ही नहीं आएंगे, क्योंकि सेम ही नंबर है। मैं कहूँ कि वन 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 इनफाइनाइट बार आ रहा है तो वन यहाँ पे भी कितनी बार होगा, इनफाइनाइट बार, तो इस वन के अलावा दूसरा वन तो कम से कम एक आ गया। तो यही तो कह रहे हैं कि इस ए की नेबरहुड में इस पॉइंट ए को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट और आएगा, कोई भी नेबरहुड उठा लो चाहे, भाई हर नेबरहुड में कम से कम ए तो आएगा ही आएगा ना। एक ए आ गया मतलब सारे के सारे इनफाइनाइट ए आ गए, इनफाइनाइट ए आ गए, तो ए क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। लिमिट पॉइंट आते ही बोल देंगे एक्स एज बी डब्ल्यू पी। उसके बाद आता है कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब एक्स के पास बी डब्ल्यू पी है, बी डब्ल्यू पी है तो और एक ए एन हमने सीक्वेंस मान ली एक्स से। अब मुझे दिखाना है कि ए एन के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्जेंट होगी। तो लेट ए बी द रेंज ऑफ द सीक्वेंस ए एन जहाँ जहाँ जाएगी, मतलब पहली टर्म जो होगी, दूसरी टर्म जहाँ जाएगी, तीसरी टर्म, तो सारी जो रेंज होगी वो मान ली मैंने ए आपके पास रेंज है। अब ए एन के पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ फाइनाइट। अब हम बात करें कि ए यदि फाइनाइट हुआ तो देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट से ए एन नोट विच अकर्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स इन द सीक्वेंस ए एन। क्यों आएगा, क्योंकि अगर ए आपके पास रेंज दे रखी है, अगर फाइनाइट ही हो गया, ए फाइनाइट होने का मतलब ए की टर्म बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी जब लिमिट पॉइंट रख रहा है, लिमिट पॉइंट रखेगा तो कम से कम एक बात तो क्लियर है कि वो पॉइंट वहाँ पे कितनी बार आ रहा होगा, इनफाइनाइट बार। तो हो सकता है कि ये फाइनाइट होने का मतलब कि ए की वैल्यू दे रखी हो 1 1 1 1, तो मतलब एक टर्म जो है वो इनफाइनाइट बार रिपीट हो रही है। इनफाइनाइट बार रिपीट हो रही है तो वो टर्म जो भी सीक्वेंस होगी, जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस उठाओगे आप, रेंज होगी वो उसी पे कन्वर्ज कर जाएगी, तो उसके पास क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए यदि इनफाइनाइट हुआ, ए यदि इनफाइनाइट है देन बाय हाइपोथेसिस ए हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से ए, देन इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट दैट कि ए एन उस पर क्या करेगी, ए एन के पास एक सीक्वेंस होगी जो उस पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्योंकि लिमिट पॉइंट है मतलब एक टर्म इनफाइनाइट बार आई हुई है, तो कोई भी सब सीक्वेंस उठाओगे वो सब सीक्वेंस कम से कम ए पे जाके कन्वर्ज कर जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास कि एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कन्वर्ज करती किसके ऊपर, ए के ऊपर। नेक्स्ट आती है आपके पास एवरी काउंटेबल कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस हैज़ बी डब्ल्यू पी। कोई भी काउंटेबल कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होगा उसके पास क्या मिलेगी, एक बी डब्ल्यू पी मिलेगी, बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी मिलेगी। लेट एक्स बी ए काउंटेबली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस एंड इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं कि ऐसा है, यदि पॉसिबल है तो लेट इट डज नॉट हैव बी डब्ल्यू पी। उसके पास इट डज नॉट हैव बी डब्ल्यू पी, उसके पास बी डब्ल्यू पी नहीं है। एक बार यहीं पे आते हैं दोबारा से, फिर करते हैं इसको। ये शायद मैं बोल गया कि ए इज़ फाइनाइट है, ए यदि फाइनाइट होगा तो उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन सीक्वेंस के पास एक टर्म तो ऐसी ज़रूर आ रही होगी ना कि जो इनफाइनाइट बार रिपीट हो रही होगी, क्योंकि सीक्वेंस को तो मैंने क्या करना है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी तभी तो होंगी, तो एक टर्म ऐसी होंगी जो इनफाइनाइट बार रिपीट होंगी। मैं वो सारी टर्म्स उठा के ही क्या बना लूँगा, एक
सब सीक्वेंस बना लूँगा और वो सब सीक्वेंस उस पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ये इसमें थोड़ा ठीक करना, ये मैं शायद गलती से मिस्टेक से ही बोल गया कि ए इज़ फाइनाइट है। ए अगर फाइनाइट है तो उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं इस पर। देखो एक्स कोई भी काउंटेबल कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है एंड इफ पॉसिबल लेट इट डज नॉट हैव BWP। और यदि पॉसिबल ऐसा हुआ, हम मान लेते हैं कि उसके पास BWP नहीं है, हमें प्रूव करना है BWP है, तो हम कंट्राडिक्शन मान के चल रहे हैं, पहले ही उल्टा मान के चल रहे हैं। अगर BWP नहीं है तो उसके पास जितने भी इनफाइनाइट सबसेट हैं, एक ऐसा इनफाइनाइट सबसेट मिलेगा जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है उसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ए के ड्राइव्ड सेट में क्या आएगा, फाई आएगा। अब फाई है तो फाई को ए तो कंटेन करेगा ही करेगा, ए कंटेन फाई, फाई जो है वो ए में चला जाएगा। मतलब ए जो सेट है वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, क्योंकि एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो सारे लिमिट पॉइंट ए के अंदर आ ही गए। अब आ गए तो ए कैसा होगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज की डेफिनेशन से। सो ए मस्ट बी क्लोज एंड फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू ए एन बिलोंग्स टू एन, ए एन इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कोई भी पॉइंट उठाऊंगा मैं, कोई भी सीक्वेंस उठाऊंगा ए से, अब ए क्लोज भी है, कोई भी सीक्वेंस उठाऊंगा ए एन मैंने उठाई बिलोंग्स टू ए, तो ए एन क्या बनेगा, उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो आपके पास एक ए को, इस ए एन को कंटेन करने वाला एक क्या मिलेगा, ओपन सेट मिलेगा। ए को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिलेगा कि जी एन के साथ उस ए की इंटरसेक्शन क्या आएगी, सिर्फ ए एन आएगी। तो हैंस देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एन सच डेट ए एन बिलोंग्स टू जी एन एंड जी एन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, ए एन हो जाएगा। देन द कलेक्शन जी एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कवर से, तो ये जो कलेक्शन होगी ये ए को कवर करेगी, क्योंकि ए से जो भी ए एन उठा रहे हैं हर एक के लिए जी एन मिल रहा है। तो ये पूरी जब जी एन की कलेक्शन की मैं जब यूनियन करूंगा तो वो किसको कवर करेगी, ए को कवर करेगी। तो ए कम्प्लीमेंट, अब ए को ये कवर कर रही है, ए कॉम्प्लीमेंट वाला और इस ए को, इस जी एन को, दोनों की यदि मैं यूनियन कर दूं तो वो क्या बनेगा, एक्स का ओपन कवर। क्यों, क्योंकि ए क्लोज था तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ये आपके पास एक ओपन कलेक्शन है और दो ओपन कलेक्शन का यूनियन भी क्या होता है, ओपन होता है। तो ये ओपन हो गया और पूरे को किसको कवर करेगा, एक्स को। क्यों कवर करेगा एक्स को, क्योंकि जीएन तो सारा ए को कवर कर रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट वाला ये ले लिया हमने, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए दोनों जुड़ के पूरा यूनियन करके क्या बना देंगे, एक्स। तो ये बन गया एक ओपन कवर ऑफ एक्स। अब एक्स काउंटेबली कॉम्पैक्ट है तो हर ओपन कवर के पास क्या मिलता है, एक फाइनाइट सब कवर। तो मैंने मान लिया है कि इसके पास क्या मिलेगा, एक फाइनाइट सब कवर GN1 GN2 GN के। और ये जो फाइनाइट सब कवर होगा ये क्या करेगा, एक्स जो है वो किसके अंदर कंटेन होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इस फाइनाइट सब कवर के पास, क्योंकि इस कलेक्शन के पास क्या मिलेगा, एक फाइनाइट सब कवर। तो ए किसके अंदर चला गया, यूनियन आई इक्वल टू 1 2 के GN1। अब ये क्या है आपके पास, देखो GNI यूनियन GNI इंटरसेक्शन ए क्या था, सिंगलटन था, सिंगलटन था तो ए फाइनाइट हो गया। ए फाइनाइट होते ही कंट्राडिक्शन लगी, क्योंकि ए तो कैसा था आपके पास, इनफाइनाइट सबसेट था। हैंस एक्स के पास क्या मिलेगी, BWP मिलेगी। नेक्स्ट देखो, इफ ए मीट्रिक स्पेस XT इज कॉम्पैक्ट देन इट इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। XT कोई मीट्रिक स्पेस है जो कॉम्पैक्ट दिया हुआ है तो वो कैसा होगा, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी होगा। नेक्स्ट थ्योरम, ये मैंने बता दिया था पहले भी, कोई भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होगा वो क्लोज भी होगा और वो क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं FIP। कोई भी फैमिली आपके पास दे रखी है सबसेट्स की, फैमिली ऑफ सबसेट्स इज सेट टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, वो अपने पास एक फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखेगी इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ द फैमिली, जो भी फाइनाइट सब फैमिली उठाऊं उस फाइनाइट सब उस फैमिली से उस फाइनाइट सब फैमिली का जब मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि लेट इन अदर वर्ड्स ए क्लास F इक्वल टू ए आई आपके पास एक क्लास दे रखी है जिसको मैंने नाम दे दिया F। वो क्या है, ऑफ सबसेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स से एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठाया हुआ है मैंने। ये नॉन एम्प्टी सबसेट से आप बोल दोगे इसके पास क्या होगी, FIP होगी यदि इससे मैं एक कलेक्शन उठाऊं, फाइनाइट कलेक्शन। तो ये फाइनाइट सब क्लास आ गई, AI1 AI2 AIN। इस फाइनाइट सब क्लास का जब मैं इंटरसेक्शन करूं तो वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी कि अपने पास क्या रखती है, FIP रखती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखती है। इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस चीज़ को। देखो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सबसेट हैविंग FIP, एक ऐसा
एग्जाम्पल दो जो अपने पास क्या रखता है, एफ आई भी रखता है। तो देखो, लेट एक्स इक्वल टू -1 से 1 हमने एक सेट माना हुआ है, एक्स आपके पास एक सेट दे रखा है, और हमने क्या किया, इस एक्स से कुछ फाइनाइट्स कुछ सबसेट कलेक्ट किए। पहले तो एक कलेक्शन ली जो इनफाइनाइट है, फिर वहाँ से हम एक सब कलेक्शन लेंगे जो फाइनाइट है। तो एक कलेक्शन ली, क्या कलेक्शन ली मैंने, एफ ए एन सच डेट एन बिलोंग्स टू एन। तो ये एक इनफाइनाइट सब फैमिली आ गई, सॉरी इनफाइनाइट फैमिली आ गई। इनफाइनाइट फैमिली कैसे आई, A1 A2 AN, और चलते चले जाएंगे यू नेचुरल नंबर तक कि AN किसके बराबर है, -1 से 1/n के बराबर है। तो यहाँ से मैं कोई भी फाइनाइट सब फैमिली उठाऊंगा। तो एक चीज़ देखो कि आपके पास दे क्या रखा है, पहले A1 दे रखा है, तो A1 हो गया कितना, -1 से 1। फिर उसके बाद A2 -1/2 से कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। फिर A3 और कम आ जाएगा, -1/3 से 1/3। तो आपके पास आया क्या, मैं कोई भी फाइनाइट सब फैमिली उठाऊं, मान लिया मैंने K तक उठाना है, तो कहाँ तक चला जाएगा, -1/K से 1/K तक, वो इसके अंदर ही आएगा। जैसे मान लिया मैं 3 पे बात करूं, एक फाइनाइट सब फैमिली तो उठानी है, 3 भी उठा सकता हूँ, वो भी फाइनाइट होगी। तो -1 से 1 उठाया, फिर -1/2 से 1/2 आएगा, फिर तीसरी फैमिली की आ जाएगी -1/3 से 1/3। तो मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो अंदर वाला मिलेगा मुझे -1/3 से कितना, 1/3। तो ये कह रहा है कि जब आप K तक उठाओगे तो कौन सी मिल जाएगी आपको सब फैमिली, K वाली मिल जाएगी। तो इंटरसेक्शन तो हमेशा क्या आने वाला है, नॉन एम्प्टी, चाहे कोई भी फाइनाइट उठाऊं मैं। -1/1 से 1/n उठाऊंगा तो अंदर वाला मिल जाएगा मेरे को, -1/n से 1/n। एक फाइनाइट सब फैमिली उठानी है, पहला उठाया ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, तो कोई भी मैं फाइनाइट उठाऊंगा तो कम से कम क्या मिलेगा मेरे को, इन सब का इंटरसेक्शन करूंगा तो जो छोटे वाला अंदर वाला जो होगा वो सारा मिल जाएगा। क्योंकि A1 जो है -1 से 1 है, ये -1/2 से 1/2 को कंटेन करती है, -1/2 से 1/2 किसको कंटेन करती है, -1/3 से 1/3 को, और अंदर वाला आता चला जाएगा। तो जब मैं n तक चला जाऊंगा तो ये आपके पास -1/1 है, ये आपके पास -1/2 से 1/2 है, ये -1/3 से 1/3 है। तो अंदर गया तो मैं आ गया -1/n से 1/n पे। तो ये जो अंदर वाला जो सेट उठाया -1/n से 1/n, जब सबका इंटरसेक्शन करूंगा तो यही बचेगा कॉमन मेरे को। तो ये कह रहा है कि जब मैं फाइनाइट सब फैमिली का जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, AIN आ जाएगा। जब आप n फैमिली तक उठा रहे हो, n क्लासेज उठा रहे हो, n सब फैमिली उठा रहे हो, तो ये क्या आई, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी आते ही क्या कहते होगे कि सेट के पास क्या है, FIP है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास दे रखी है, मीट्रिक स्पेस एक्सटी इज कॉम्पैक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि एक्सटी जो है वो कॉम्पैक्ट तभी होगा जब कोई भी कलेक्शन उठाओ आप, हैवी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स विद FIP, जिसके पास FIP है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा उस कलेक्शन का वो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो हमने पहले लेट द मीट्रिक स्पेस एक्स टी बी कॉम्पैक्ट, एक्स टी एक मीट्रिक स्पेस मान लिया, और मैंने क्या मान ली, एक फैमिली मान ली क्लोज सबसेट की। लेट एफ लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब एवरी कलेक्शन मानी हुई है तो आप आर्बिट्रेरी मानोगे, आर्बिट्रेरी के लिए क्या कर दिया, लैम्डा लगा दिया पैर में, लैम्डा को इंडेक्स सेट से बिलोंग करा दिया। ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ऑल्सो लेट एफ लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी ए कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद FIP। अब ये एक कलेक्शन है क्लोज सबसेट की जिसके पास क्या है, FIP। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इस कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा जो आएगा वो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। हम उल्टा मानते हैं कि लेट ए पॉसिबल सपोज डेट कि इनका इंटरसेक्शन किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इनका इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, देन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x-5, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की वैल्यू ये यूज कर सकते हो, फिर 5 की वैल्यू मैंने ये यहाँ पे यूज कर दी, तो ये आ गया x माइनस इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ ऑफ लैम्डा। अब डी मॉर्गन लॉ से इंटरसेक्शन बाहर आएगा तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बना यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट x माइनस एफ लैम्डा। एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो एक चीज देखो कि x माइनस एफ लैम्डा कैसा है, एक्स माइनस एफ ऑफ लैम्डा का यूनियन। एक्स जो एफ लैम्डा था आपके पास क्या है, क्लोज है, एफ लैम्डा क्लोज कलेक्शन थी, तो एक्स माइनस एफ लैम्डा कैसा बनेगा, ओपन। तो ये एक ओपन कलेक्शन है जिसका यूनियन एक्स के बराबर लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कलेक्शन मिल गई हमें ओपन सेट्स की जो एक्स को कवर करती हैं। तो यही बना एक्स माइनस एफ लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। सिंस क्योंकि एफ लैम्डा जो थे वो सारे क्या हैं, क्लोज है, तो एक्स माइनस एफ लैम्डा क्या बनेंगे, ओपन बनेंगे। और एक्स इनकी यूनियन के बराबर लिखा गया, इसका मतलब ये किसको कवर करेंगे, एक्स को कवर करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर।
आल्सो एक्स आपके पास कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो जो भी ओपन कवर होगा एक्स का वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, एक फाइनाइट सब कवर में। तो मैंने लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट से हटा के लैम्डा को कहाँ बिलोंग करा दिया, 1 से लेके n तक फाइनाइट सब कवर में। तो दिस इंप्लाइज दिस ओपन कवर रिड्यूस टू फाइनाइट सब कवर एक्स माइनस एफ लैम्डा आई लैम्डा इक्वल टू 1 से n तक। तो x अब फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है कि x अब उन फाइनाइट सब कवर वालों की यूनियन के बराबर लिखा जाएगा। तो x इसके बराबर लिखा गया, यूनियन i इक्वल टू 1 टू n एक्स माइनस एफ ऑफ लैम्डा आई। तो यहाँ से फिर से वही x में इधर लेके आऊँगा, इक्वल टू ये बन जाएगा, अंदर लेके जाऊँगा इसको डिमोर्गन लॉ से, तो x माइनस इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 टू n एफ लैम्डा आई। तो अब यहाँ से आया क्या कि x माइनस आई इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ लैम्डा आई, x इसके बराबर आ गया, x से x कटेगा, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, फाई के बराबर। लेकिन अब हमें तो कहा गया था कि जो एफ लैम्डा थी वो ऐसी कलेक्शन थी जिसके पास एफ आई पी है, एफ आई पी है तो मतलब इसकी जो भी सब कलेक्शन आएगी उसके पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन। लेकिन ये तो आ रहा है इस फाइनाइट सब फैमिली के पास क्या, एम्पिटी इंटरसेक्शन। तो कंट्राडिक्शन लग गई। कंट्राडिक्शन तब लगी जब हमने माना कि इस फैमिली का इंटरसेक्शन क्या है, फाई के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज इस फैमिली का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू क्या है, फाई है। तो ये क्या रखेगी, नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन रखेगी। अब कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्सली लेट एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद द एफ आई पी हैज ए नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन। जो भी कलेक्शन है क्लोज सबसेट ऑफ एक्स की विद एफ आई पी, उसके पास क्या है, नॉन एम्पिटी इंटरसेक्शन है। तो हमने ये रख दिया। हमें प्रूव करना है एक्स टी कॉम्पैक्ट है। हम मानते हैं कि लेट इट पॉसिबल सपोज डेट एक्स टी कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट नहीं है इसका मतलब कि उसके पास कोई ऐसा ओपन कवर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके पास फाइनाइट सब कवर हो। तो देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवर ऑफ जी लैम्डा ऑफ एक्स विच इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर, कि वो रिड्यूस नहीं हो सकता किसके बराबर, फाइनाइट सब कवर के बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स कभी भी इसकी जो फाइनाइट सब फैमिली, इसकी जो फाइनाइट फैमिली मानेंगे हम, फाइनाइट फैमिली मानी, उसके यूनियन के बराबर नहीं आएगा। तो एक्स नॉट इक्वल टू यूनियन आई इक्वल टू 1 टू एन जी लैम्डा आई, क्योंकि इसको कवर नहीं करता, फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता, इसका मतलब इसकी यूनियन के बराबर नहीं लिखा जाएगा। अगर कवर करता तो इक्वल टू लिखा जाता। तो एक्स नॉट इक्वल टू दिस है। एक्स अगर दोनों बराबर नहीं है तो इनका डिफरेंस हमेशा नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। तो इनका डिफरेंस आ गया नॉट इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से आया क्या आपके पास, इंटरसेक्शन डिमोर्गन लॉ से, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स माइनस जी लैम्डा इक्वल नॉट इक्वल टू फाइव। अगर ये नॉट इक्वल टू फाइव है तो इसका मतलब आया क्या, देखो एक्स माइनस जी लैम्डा आई क्लोज होगी, क्योंकि जी लैम्डा आई सारे ओपन है, एक्स में से घटा तो क्लोज हुआ। अब क्लोज है तो दस द फैमिली एक्स माइनस जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ऑफ क्लोज सेट हैज एफ आई पी, उसके पास क्या मिलेगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। क्योंकि जी ये वाली जो फैमिली थी, ये फैमिली एक फाइनाइट फैमिली है जिसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एक एफ आई पी होगा। यहाँ पे बोला था ना हमने कि जो भी क्लोज सबसेट होगा एक्स का, उसके पास क्या होगी, एफ आई पी होगी। और यहीं से यही आ रहा है कि एक क्लोज सबसेट ऑफ एक्स है नॉट इक्वल टू फाइव है, तो उसके ऊपर एफ आई पी मिलेगी। एफ आई पी मिला तो वी हैव, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एक्स माइनस जी लैम्डा भी क्या होगा फिर, नॉट इक्वल टू फाइव। सो एक्स माइनस यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा क्या होगा, नॉट इक्वल टू फाइव। तो यहाँ से एक्स नॉट इक्वल टू आ गया, यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा। कंट्राडिक्शन लग गई, क्योंकि ये तो बोला गया था कि ओपन कवर एक्स का, यहाँ से ओपन कवर होता तो बराबर आता, लेकिन नॉट इक्वल टू आ रहा है तो ओपन कवर नहीं है, तो कंट्राडिक्शन लगा। तो एक्स टी कैसा आ गया, एक कॉम्पैक्ट स्पेस आ गया। तो यहाँ तक करना है आपको, नेक्स्ट आगे करते हैं।